सो नया टॉपिक स्टार्ट करते। नया टॉपिक है चैप्टर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 क्या कहता है कि जो रेंटल इनकम होता है, जो रेंटल इनकम होता है इज़ ऑलवेज टैक्सेबल। वो क्या रहेगा? हमेशा टैक्सेबल रहेगा। रेंटल इनकम क्या रहेगा? हमेशा टैक्सेबल रहेगा। और किस हेड में टैक्सेबल रहेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किस हेड में टैक्सेबल रहेगा ये? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो असेसी है, बराबर, जो भी पर्सन है वो उसका एक्चुअल ओनर होना चाहिए। बराबर, कोई भी रेंटल इनकम कब टैक्सेबल होगा? तो सब उसमें कंडीशन क्या है कि भाई देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी होने के बाद, बराबर, होने के बाद जो असेसी है वो क्या होना चाहिए? उसका ओनर होना चाहिए। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कि भाई टाइप्स क्या क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी के। बराबर, तो दो टाइप का जनरली क्या रहता है? हाउस प्रॉपर्टी रहता है। एक रहता है लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरा रहता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दो टाइप का रहता है, एक लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेफ्ट आउट प्रॉपर्टी में जो भी इनकम जनरेट होगा वो क्या रहेगा? ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दो टाइप का आता है इसमें कि भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड किस चीज़ के लिए है? रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, रेसिडेंस के लिए है या फिर फॉर बिजनेस पर्पस के लिए है। रेसिडेंस के लिए है या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। अगर बिजनेस पर्पस के लिए है तो इसको इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, अगर रेसिडेंस के लिए है तो उसमें भी दो टाइप आता है कि भाई अगर दो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो भाई वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बराबर, टू है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर मोर देन टू है, मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेम अप टू टू प्रॉपर्टी, अप टू टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और जो रिमेनिंग रहेंगे, रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो रहेगा वो रहेगा एज अ डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट। समझा? सिंपल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? रेंटल इनकम जो भी आता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से वो क्या रहेगा? ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। वो कौन से हेड में टैक्सेबल रहेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या रहेगा? डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, रेसिडेंस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए। अगर रेसिडेंस पर्पज़ के लिए है और हमारे पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो वह एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर दो से ज़्यादा है तो अप टू टू कोई भी एग्जेम्प्ट रहेगा और रिमेनिंग क्या हो जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। आई होप समझा होगा यहाँ तक। अब जरा हम देखते कि भाई हाउस इनकम को, हाउस या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट कैसे करते हैं हम। तो सिंपल है, एक बार देख लेते हैं हम।
तो कंप्यूट करने के लिए चेक करेंगे कि भाई म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, ठीक है, और फेयर रेंट क्या है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में क्या चेक करेंगे, हायर ऑफ, क्या चेक करेंगे दोनों में, हायर, कि भाई विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर यहाँ पे आ जाएगा, विच एवर इज़ हायर। जब विच एवर इज़ हायर की बात करें तो यहाँ पे जो भी हायर रहेगा वो लिख लेंगे हम, और फिर उस हायर में से और स्टैंडर्ड रेंट में चेक करेंगे, उस हायर में और स्टैंडर्ड रेंट में चेक करेंगे दैट विच एवर इज़ लोअर, दोनों में चेक करेंगे भाई विच एवर इज़ लोअर। तो जो भी लोअर रहेगा वो क्या हो जाएगा ना, अपना एक्सपेक्टेड रेंट, बराबर। फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में चेक करेंगे कि भाई विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, क्या मिलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब उसमें से मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दूंगा, म्युनिसिपल टैक्स जो पेड है माइनस कर दूंगा, ठीक है, सो मुझे मिल जाएगा मेरा नेट एनुअल वैल्यू। देखो फिर समझो यहाँ पे, पहले तो हम चेक करेंगे भाई जो भी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू और जो फेयर रेंट है दोनों में से कौन सा हायर है। जो भी हायर है उसको यूज़ करेंगे, तो वो हो गया मेरा ये टर्म विच एवर इज़ हायर, वो इन दोनों में से चेक करके मिलेगा, कंपेयर करके। फिर इन दोनों से जो भी चेक करके कंपेयर करके मिला उसको स्टैंडर्ड रेंट को चेक करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा लोअर है। जो भी लोअर रहेगा वो मेरा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और उसका और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करके देखेंगे भाई कौन सा हायर है। जो भी हायर रहेगा वो क्या हो जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से मैं क्या करूँगा, म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें कुछ डिडक्शंस भी रहेंगे, डिडक्शंस क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं कि भाई जो अपने को नेट एनुअल वैल्यू मिला, ठीक है, समथिंग कुछ नेट एनुअल वैल्यू था, उसमें से माइनस करेंगे क्या, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, बराबर। तो डिडक्शन क्या रहेगा, पहला डिडक्शन आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो क्या रहेगा 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू। और उसके बाद दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी तो जो भी वैल्यू बचेगा वो रहेगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया ना, नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस करेंगे। डिडक्शन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रहेगा 30% ऑफ NAV, और दूसरा क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ये दोनों से माइनस हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होगा, चलो अच्छी बात है। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम, है ना। जैसे हम बात करते हैं सेक्शन 25 की, या फिर उसके पहले हम बात करते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स क्या होता है, इट मीन्स रेंट अंडर डिस्प्यूट। सपोज कोई भी रेंट जो अंडर डिस्प्यूट है उसको हम क्या कहते हैं, एरियर्स ऑफ रेंट। कोई भी रेंट अगर क्या है अंडर डिस्प्यूट तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियर्स ऑफ रेंट। ये क्या हो जाता है, जो रेंट क्या है अंडर डिस्प्यूट में है, जो रेंट क्या है अंडर डिस्प्यूट वो क्या हो जाएगा मेरा एरियर्स ऑफ रेंट। फिर एक और चीज़ आता है जो मैं बताना भूल गया, अनरियलाइज्ड रेंट।
अनरियलाइज रेंट, बराबर। अब और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अब व्हाट इज़ अनरियलाइज रेंट, मतलब ऐसा रेंट जो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट मतलब ये हो गया वो रेंट जो ओनर, बराबर, अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। एक तरह से ये क्या हो जाता है, एक बैड डेब्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक तरह से ये बैड डेब्ट। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअल रेंट में से डिड्यूस करना पड़ता है। एक्चुअल रेंट में से क्या करना पड़ता है, डिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में, ये हो गया अपना अनरियलाइज रेंट, जो ओनर अपने टेनेंट से क्या रिकवर नहीं कर पाएगा, तो ये क्या होगा, एक्चुअल रेंट में से डिड्यूस हो जाएगा। फिर दूसरा आता है कि भाई रिकवरी कैसे करते हैं, तो कितना अमाउंट रिकवर होगा। तो रिकवरी जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, बराबर। जो क्या रहेगा, हाउस हेड प्रॉपर्टी, कौन, सॉरी, जो क्या रहेगा, रिकवर रहेगा, और किस हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। फिर बोला अगर इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर अगर उसको ऑकर हो रहा है उस टाइम पे, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं रिकवरी कर रहा हूँ, पहली बात तो रिकवरी तो टैक्सेबल रहेगा, जो भी रिकवरी रहेगा वो क्या रहेगा, टैक्सेबल। किस में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर इसमें कुछ एक्सपेंडिचर ऑकर हो रहा है, इसमें कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का क्या एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, अगर ऑकर हो रहा है, सो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, रिकवरी में टैक्सेबल अमाउंट होगा कितना। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा कि जितना भी हमने रिकवरी किया इनटू 70% ऑफ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, समझ में क्या बोला मैंने, कितना अमाउंट बोला, अगर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट हो रहा है तो उसमें कितना अमाउंट क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो रिकवरी जितना हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 70%, जो भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसके 70% से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मुझे क्या ऑप्टेन होगा, टैक्सेबल अमाउंट, जो क्या रहेगा, मुझे अनरियलाइज रेंट को रिकवरी पे टैक्सेबल रहेगा। फिर इसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेस क्या आता है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, फिर सोसाइटी चार्जेस हो जाते हैं, पार्किंग चार्जेस हो जाते हैं, इंश्योरेंस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर हो सकता है। तो ये सब क्या है, नॉट अलाउड, बिकॉज ये सब क्या है, इस सब पे 30% डिडक्शंस क्या है, अलाउड है, ठीक है। सिंपल था ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। फिर उसके बाद हमें पता रहना चाहिए सेक्शन, अच्छा ये सेक्शन था, लिखना भूल गया, इसमें था सेक्शन 25। अब हम सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 27, दैट इज़ डीम ओनर। अब डीम ओनर क्या हो गया कि भाई अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसने अपने प्रॉपर्टी को क्या किया, हिज और हर स्पाउस को क्या किया, ट्रांसफ़र किया फॉर विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब बिना किसी पैसे के, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब छोटे सा अमाउंट में क्या कर दिया, तो इन दैट केस सच इंडिविजुअल जो है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ डीम ओनर। समझ में क्या बोला मैंने क्या बोला, समझ में आया। पहला डीम ओनर कौन रहेगा, एक इंडिविजुअल है, उसने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया हिज और हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन, भाई किसी भी बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर कंसिडरेशन लिया लेकिन वो बहुत इनएडिक्वेट था। इन दैट केस जो सच इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे, डीम ओनर। फिर या फिर कोई भी इंडिविजुअल अपने हाउस प्रॉपर्टी को माइनर चाइल्ड को, ठीक है, अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सच इंडिविजुअल को हम ट्रीट करेंगे एज अ डीम ओनर,
ओनर। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी शेयर होल्डर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर जो रहते हैं उनको ट्रीट करते हैं हम एज अ डीम ओनर। फिर उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बराबर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बराबर। तो उस टाइम पे जो असेसी है ही विल बी ट्रीटेड एज अ डीम ओनर। फिर अगर कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज के लिए एक्वायर्ड है, दैट इज़ मोर देन 12 ईयर, है ना, तो जो भी जिसने भी उसको एक्वायर किया है ही शॉल बी ट्रीटेड एज अ डीम ओनर। देखो डीम ओनर कौन कौन रहेगा, पहला अगर कोई फैमिली में ही ट्रांसफ़र कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को हिज और हर स्पाउस को विदाउट एनी कंसिड्रेशन फॉर, या फिर फॉर इनएडुकेट कंसिड्रेशन, तो वो इंडिविजुअल क्या होगा, डीम ओनर। माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो रहा है, इंडिविजुअल क्या रहेगा, डीम ओनर। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो शेयर होल्डर होगा डीम ओनर। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो असेसी है वो भी हो क्या होगा, एज ए डीम ओनर। फिर जो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लीज के लिए कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है तो जो एक्वायरर है वो भी एज ए ट्रीट होगा डीम ओनर, वो भी ट्रीट होगा एज ए डीम ओनर। समझ में आया? आई थिंक इसमें इतना ही था, है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंपल था ना। व्हाट इज़ हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा सेक्शन आता है, 22, जो क्या कहता है रेंट एंड इनकम क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कंडीशन क्या है कि भाई हाउस प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, जो असेसी है वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। असेसी क्या होना चाहिए, ओनर। फिर दो कौन कौन से टाइप के हाउस प्रॉपर्टी होते हैं, या तो लेट आउट प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, सेल्फ में डिपेंड करेगा, रेसिडेंट है या फिर बिजनेस है। बिजनेस का तो लेना देना नहीं है। अगर रेसिडेंट है तो अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एग्जाम, 2 से ज़्यादा है तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे एज अ डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। फिर तो ये चैप्टर इतना ही था। डीम ओनर समझा ना, कौन कौन रहेगा, इंडिविजुअल जिसने ट्रांसफ़र किया, बराबर। अब वो ट्रांसफ़र किसको कर रहा है, अपने स्पाउस को कर रहा है या फिर किसी माइनर चाइल्ड को, सो ही विल बी डीम ओनर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर क्या रहेगा, डीम ओनर। किसी ने कोई प्रॉपर्टी लीज पे लिया है, लॉन्ग टर्म लीज पे, सो एक्वायरर विल बी डीम ओनर। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आई थिंक समझ में सबको आया होगा। ओके, जल्दी हम मिलेंगे कुछ सम्स के साथ भी जो मेरी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो आई होप समझा होगा। थैंक यू।